हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ईआर के बारे में। ईआर क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके सीखेंगे। अभी एक सेल का डायग्राम हम लोग बनाएंगे और उसमें समझेंगे कि ईआर क्या होता है। समझ गया। उसके बाद आज हम लोग बातचीत करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। क्या होता है गोल्जी, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स क्या होता है। समझ गए। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में एक सेल का मैं जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा। समझ गए। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी ध्यान से, एकदम बोर्ड पे फोकस रहना चाहिए। सेल का शेप किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। चाहे आप राउंड सेल बनाइए तब या स्क्वायर शेप का बनाइए तब, जैसा मन वैसा बनाइए। समझ गए। तो चलिए एक मैं ऐसा सेल बनाता हूँ, बड़ा सा सेल बनाता हूँ। समझ गए, ताकि हर चीज़ इसी में मेंशन हो जाए। चलिए सबसे पहले बताइए सेल का बाउंड्री का नाम क्या होता है, बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब आपको पता होगा। अगर प्लांट सेल रहेगा तो उसके बाहर एक और लेयर रहेगा। वो लेयर क्या चीज का रहेगा बताइए? सेल वॉल का लेयर होगा। समझ गए। ये सेल वॉल का लेयर है ओनली इन प्लांट सेल्स। समझ गए। ये केवल प्लांट सेल में होता है। उसके बाद सेल के अंदर में एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियस। ऐसा बॉल नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताया था कि न्यूक्लियस के बीच में ना पोर होता है। क्या होता है बताइए? पोर प्रेजेंट होता है। तो चलिए पोर बना दिया। अब ये जो पोर होता है ना इस टाइप का होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कितना मेम्ब्रेन होता है बताइए? 2 मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन। समझ गए। और मेम्ब्रेन के बीच में पोर होता है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये क्या है बताइए? ये है हमारा सुंदर सा न्यूक्लियस। अब जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है ना, इससे ना एक मतलब समझो तो आप धागा के समान स्ट्रक्चर फैला होता है। समझ गए। न्यूक्लियस का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है, इधर आप ध्यान से देखो, ये है न्यूक्लियस का कौन सा मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। समझ गए। इनर मेम्ब्रेन। और ये है न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन। समझ गए। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन वाला रीजन रहेगा वहाँ से एक रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर निकलेगा। कह दो सिंपल भाषा में धागा टाइप का स्ट्रक्चर। कैसा होगा वो समझिए। चलिए हम लोग ड्रॉ कराते हैं। कहाँ पे ड्रॉ कराना है? आउटर मेम्ब्रेन पे। चलिए तो यहाँ पे ड्रॉ कराते हैं हम लोग। आउटर मेम्ब्रेन पे इस टाइप का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। समझ गया। इस टाइप का, ठीक है। ये टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो टिब्यूल जैसा है या कह दीजिए रेटिक्यूलर धागा जैसा, जैसा मन है वैसा बोलिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम बोल देते हैं ईआर। क्या बोलते हैं बताइए? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ईआर बोलते हैं। ईआर का फुल फॉर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ गया। उसके बाद और क्या क्या होता है वो देखिए। अब एक चीज़ समझिए, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, बहुत सारा चीज़ का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बताइए? ये ना फॉर्मेशन करता है, जैसे लिपिड का, प्रोटीन का, ये सब चीज़ का फॉर्मेशन करता है। समझ गए। उसके बाद मान लीजिए ये कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन करेगा। मान लीजिए ये किसी भी चीज़ को बना दिया तो पैक करने वाला कोई चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डब्बा कुछ बना के छोड़ दिया तो इसको पैक करने वाला भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। समझ गया। पैक करने वाला। तो ऐसा जो पैक करने वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं गोल्जी।
क्या बोलते हैं बताइए? गोल्जी बॉडी। एकदम डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ गए। अब अगर इसको पूरे अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाए तो दो टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, समझ गए। एक निकलता है सिंपल खाली सा डब्बा होगा जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, समझ गए। और एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस भरा होगा, मतलब पचाने वाला इंजाइम भरा होगा, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं बताइए? लाइसोसोम। एक एक करके हम लोग काफ़ी डिटेल में बातचीत करेंगे, समझ गए। और भी सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, जैसे सेल के अंदर इसमें ना दानेदार पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होता है इधर उधर, समझ गया। क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हो दानेदार पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, जिसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, समझ गया। राइबोसोम का क्या प्रेजेंट है बताइए? पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम पार्टिकल्स। क्लियर है? आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ाता हूँ, बता दिया। राइबोसोम बट पार्टिकल्स फॉर्म में है। अब क्या होता है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, इस पर भी राइबोसोम का कुछ पार्टिकल्स जाके चिपक जाता है, ये सब रीजन में, समझ गए। ये सब में क्या है बताइए? राइबोसोम का पार्टिकल चिपक जाएगा। ये क्या है बताइए? राइबोसोम्स। अब एक बात आप हमको बताइए, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ प्लेन चीज़ पर जाके चिपक जाएगा तो वो चीज़ कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा। तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिस पे राइबोसोम चिपक जाए उसको हम बोलते हैं RER, डैट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, समझ गए। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिस पे राइबोसोम का पार्टिकल्स नहीं है, राइबोसोम पार्टिकल्स एब्सेंट, उसको हम बोल देते हैं ACR। क्या बोलते हैं बताइए? ACR, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, समझ गया। क्या बोलते हैं बताइए? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बताऊंगा, जगह नहीं है, नहीं लिखता हूँ, समझ गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? चलिए अब एक एक करके हम लोग बातचीत कर लेते हैं, आज जो जो पढ़ना है वो। सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन सब होता है ना, ऑर्गन, ठीक है, वैसे ही सेल के अंदर भी छोटा छोटा चीज़ पाया जाता है जो कि उसका बहुत सारा फंक्शन करता है, समझ गए। आपके बॉडी में ऑर्गन है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खाना को तोड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है बताइए? बताइए कमेंट बॉक्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मतलब बहुत सारा सिस्टम है, समझ गए। स्केलेटल सिस्टम है, तो बहुत सारा सिस्टम हमारे अंदर में प्रेजेंट है, समझ गए। तो वैसे ही सेल के अंदर में भी बहुत सारा ऑर्गन सब प्रेजेंट होगा जिसके अंदर बहुत सारा काम चल रहा होगा, और उसी को हम लोग ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं, समझ गए। तो सेल के अंदर में बहुत सारा क्या चल रहा होगा बताइए? केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। और यही केमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, मेम्ब्रेन जानते हो ना, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बताइए? मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसी को हम बोल देते हैं ऑर्गेनेल्स, समझ गया। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जो आपको मेनली आज ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, समझ गए, वो आज आपको 3 पढ़ना है, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में? ER के बारे में आपको आज पढ़ना है, गोल्जी के बारे में, ठीक है, और आज पढ़ लेंगे हम लोग किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगले दिन हम लोग पढ़ लेंगे वैक्यूल्स के बारे में, समझ गए। और भी बहुत सारा ऑर्गन्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो सेल में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, समझ गया। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, चलिए ध्यान से देखिए पहले कैसे बनता है। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। और भी चीज़ होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, इस टाइप का होता है। ये क्या है बताइए? क्लोरोप्लास्ट।
ये बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी अगले लेक्चर में, ठीक है। एक लेक्चर और आएगा, चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में होगा बातचीत, और ये 3 हम लोग आज पढ़ लेंगे, समझ गया, टुडे। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चलिए शुरू करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ध्यान से देखोगे तो आपको मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बुक अगर खोलिएगा तो लिखा रहेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, समझ गए। और लंबा सा नेटवर्क बना रहा है, जाल की समान बना रहा है, समझ गए। देखिए जाल जैसा है ना, जाल जैसा, ये सब में बिछा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह पे होता है, इस पूरा में फैला होता है, समझ गए। तो आपका क्या है बताइए, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये क्या है बताइए, लंबा सा नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका लार्ज नेटवर्क प्रेजेंट होता है, समझ गए। ये कैसा है बताइए, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, समझ गए। ये क्या दिख रहा है बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ट्यूब्यूल, समझ गए। ये कहाँ से निकल रहा है बताइए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन से, एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कहाँ पे जा रहा है बताइए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में। ये सब क्या है बताइए, साइटोप्लाज्म में, समझ गए। ये सब क्या है बताइए, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जा रहा है, समझ गए। क्लियर है, कहाँ जा रहा है, इनटू साइटोप्लाज्म, समझ गया। अब एक डायग्राम और बनाइए, ठीक है। एक डायग्राम बस और बनाना है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आपस में सबको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अब ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है ना, इसमें ट्यूब्यूल जैसा। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, ट्यूब्यूल्स, समझ गए। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में रुक जाइए, ट्यूब्यूल्स नहीं बोलिए, 2 मिनट, पूरा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ तब बताता हूँ, ठीक है। उसको नहीं बोलिए ट्यूब्यूल, क्योंकि डायग्राम में, इस डायग्राम में वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डायग्राम बना के फिर से बताता हूँ आपको। एक फिर से इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायग्राम बनाना है, ठीक है। बड़ा सा डायग्राम जिसमें हर चीज़ क्लियर दिखाई दे। ये जैसे मान लीजिए इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच से गायब कर दीजिए, ठीक है। और दोनों मेम्ब्रेन को जोड़ दीजिए, समझ गया, जोड़ दिए हम लोग। अब क्या होता है, यहाँ से क्या निकलता है बताइए, इस टाइप का ट्यूब्यूल जैसा, समझ गए। लेकिन इसको हम लोग ट्यूब्यूल नहीं बोलते हैं, समझ गए। ये कैसा है, ये ट्यूब लाइक दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, सिस्टर्नी बोलते हैं, समझ गए, सिस्टर्नी, समझ गए। उसके बाद इसके बाहर ना और भी ट्यूब जैसा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा, ऐसा ध्यान से देखोगे तो ये भी ना इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है, जो कि इससे कनेक्ट नहीं है, बाहर में प्रेजेंट है, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ना डब्बा फॉर्म में होता है, जिसको हम
वेसाइकल्स या वेसिकल्स बोलते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं? वेसिकल्स या वेसाइकल्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने फॉर्म में पाया जाएगा बताइए? 3 फॉर्म में। क्या क्या फॉर्म है बताइए? सबसे पहला है सिस्टर्नी, दिख रहा होगा आपको। ये जो सिस्टर्नी है, ठीक है, ये जो ट्यूब जैसा नेटवर्क है ना कनेक्टेड, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। समझ गया, बहुत सारा ट्यूब्यूल से जुड़ के सिस्टर्नी बना होगा। ट्यूब्यूल देखिए, सिंपल टाइप का सिंगल जो नज़र आ रहा है उसको हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। और उसके बाद वेसाइकल्स है। वेसाइकल मतलब थैली। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऊपर में वेसाइकल्स। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, अब जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 टाइप का होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम का पार्टिकल चिपका हुआ है, वो देखने में कैसा हो जाएगा बताइए? रफ हो जाएगा। समझ गया, तो उसको हम बोलते हैं RER। फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गया। और ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम का पार्टिकल्स ना हो, तो उसको हम बोल देते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बताइए? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गया, क्योंकि राइबोसोम का पार्टिकल्स नहीं है। राइबोसोम का काम क्या आपको पता है? राइबोसोम का जो पार्टिकल्स है, इसका काम होता है ना प्रोटीन बनाना। क्या बनाता है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जहाँ पर भी राइबोसोम होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा बताइए? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। समझ गया? समझ गया। इसमें क्या है बताइए? राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच ऑन देयर सरफेस, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रफ बोल देते हैं। समझ गया, क्योंकि राइबोसोम का पार्टिकल चिपका हुआ है, आपको दिख रहा होगा। समझ गया? समझ गया? इतना में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट, ठीक है। और राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच ऑन देयर सरफेस, तो राइबोसोम क्या करने लगेगा बताइए? प्रोटीन बनाने लगेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा। अब आप ध्यान से देखोगे, राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच ऑन देयर सरफेस। राइबोसोम का जो पार्टिकल्स है ना, मेनली ना सिस्टर्नी वाले सरफेस पे अटैच है। किस सरफेस पे? ध्यान से देखोगे तो इस पे बस अटैच है। समझ गए? इस पे। ये क्या है बताइए? सिस्टर्नी। समझ गया? तो राइबोसोम का पार्टिकल किस सरफेस पे अटैच होगा? मेनली होता है सिस्टर्नी पे होता, और अदर जगहों पर भी हो सकता है, ट्यूब्यूल्स पर भी हो सकता है, लेकिन मेनली कहाँ होगा? सिस्टर्नी पर। कहाँ होगा बताइए? मेनली होगा सिस्टर्नी पर। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर आता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गया? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम का पार्टिकल्स नहीं है। समझ गया? तो राइबोसोम पार्टिकल्स क्या है बताइए? यहाँ पे एब्सेंट है। राइबोसोम्स पार्टिकल्स एब्सेंट। तो क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? ना 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 ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राइबोसोम का पार्टिकल्स नहीं है। राइबोसोम का पार्टिकल्स मेनली कहाँ पर नहीं है? तो मेनली ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल पे नहीं है। ट्यूब्यूल या वेसाइकल बोल दीजिए। तो राइबोसोम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या होता है? वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स मेनली। और ये वाला सिस्टर्नी का भी कुछ पार्ट क्या होता है? स्मूथ होता है। समझ गया? तो वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स मेनली। समझ गया? मेनली बायोलॉजी नोन एज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, ये आपको पता होगा। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना नोट कर लिए? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े हम लोग। चलिए कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए, फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का
क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, डब्बा, ठीक है, वो डब्बा क्या होगा वो समझिए। सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा क्योंकि राइबोसोम का पार्टिकल्स है, समझ गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस करना। वो डब्बा सब क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों कर रहा है बताइए, क्योंकि जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उस पे RER पे मेनली क्या प्रेजेंट है बताइए, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसी वजह से क्या हो रहा है बताइए, प्रोटीन का सिंथेसिस, समझ गया। प्रोटीन सिंथेसिस वेयर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, क्लियर। और ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी करता है RER। क्या करता है बताइए, ट्रांसपोर्ट करता है, समझ गया। क्या चीज़, आपका ER, नॉट RER लिखता हूँ, ER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ट्रांसपोर्ट भी कराना, समझ गया। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उसका, प्रोटीन कहाँ बनेगा, RER पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, समझ गया, क्लियर है। अब जो आपका ACR है, ACR मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एक प्रोटीन बना दिया तो एक लिपिड बनाएगा। क्या बनाएगा, लिपिड, जानते हो ना, फैट, समझ गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल, समझ गया। तो ACR क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स, समझ गए। फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, समझ गए। चलिए अब आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा जो मैं बताता हूँ। RER का फंक्शन सबको पता है, क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका लिपिड है और प्रोटीन है वो क्या करेगा। इसका पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज, मतलब वो नंबरिंग बस हटा देता हूँ, पॉइंट वाइज लिखते जाइए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझ गए। अगर नंबरिंग कर दूंगा देख के हो सकता है घबरा जाइएगा। देखिए कुछ लिपिड्स जो होता है और कुछ प्रोटीन होता है आपस में जुड़ जाता है, समझ गए। ये जो लिपिड का, मान लीजिए लिपिड निकला या प्रोटीन निकला, ये आपस में जुड़ जाता है और ये ना दोनों मिल के बिल्डिंग करता है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाता है बताइए, क्या बिल्डिंग करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ना, ये प्रोटीन और लिपिड मिल के बनाता है, सिंथेसिस करता है, क्या चीज़ का, फॉर्मेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन, समझ गए। क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन का, समझ गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बनाएगा, मेम्ब्रेन मतलब कैसा मेम्ब्रेन, बायो का मतलब होता है लिविंग मेम्ब्रेन बनाएगा, और जेनेसिस करना मतलब फॉर्मेशन करना, ठीक है। आपको पता होगा जो आपका क्या चीज़ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिविंग होता है, तो लिविंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, समझ गए। तो लिविंग मेम्ब्रेन का जेनेसिस करेगा, क्या चीज़, लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलके, समझ गया। प्रोटीन और लिपिड का और भी काम है, समझ गए। ये एंजाइम और हार्मोन को सिक्रीट करता है, समझ गए, ठीक है। रुक जाइए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का फंक्शन क्या बताइए, हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा, समझ गया। क्या चीज़ का सिक्रीशन, हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। इवन एंजाइम का भी कर सकता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम सिक्रीशन, समझ गया। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कर लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट। जैसे मान लीजिए अब आप बहुत सारा ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मतलब दवा वगैरह खा लिए या वही चढ़ा लिए, ठीक है, तो उसको कौन मैनेज करेगा, तो उसको मैनेज करने वाला होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। जो आपका ACR है वो क्या करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपका सेल है, तो सेल में बहुत सारा फालतू सारा चीज़ बनता होगा, ठीक है, पॉइजनस चीज़ बनता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई, मतलब उसका टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, डिटॉक्सिफाई मतलब होता है जहरीला का इफेक्ट को ख़त्म करना, समझ गए।
तो जो पॉइजन रहेगा उस पॉइजन को किल कौन करेगा? डिटॉक्सिफाई मतलब किल करना, किसको? पॉइजन को। वो करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इवन आप ड्रग्स ले लीजिएगा, समझ गया, ड्रग्स ले लीजिएगा उसको भी डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, पॉइजन एंड ड्रग्स, समझ गया। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना मेनली चलता है लीवर सेल में। कहाँ चलता है बताइए? लीवर सेल में। लीवर का जो सेल होता है ना, लीवर सेल, उसमें जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी का काम होता है पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना। पूरे सेल में नहीं होता है, बस लीवर के सेल में होता है, समझ गए। याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं, समझ गए। और ये कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? नेटवर्क वाला है, समझ गया, नेटवर्क सिस्टम है। ये पॉइंट में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा जाल जैसा रेटिक्यूलर है, समझ गए। तो ये नेटवर्क है तो क्या करेगा? पूरे में बिछा रहेगा, तो कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। क्या करेगा बताइए? ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या चीज़? मटेरियल्स वगैरह का, समझ गया। ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स का, समझ गए। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करना। प्रोटीन्स सेल के अलग अलग रीजन में प्रोटीन्स को भेज देगा, वेरियस रीजन ऑफ सेल, समझ गया, वेरियस रीजन्स ऑफ सेल, या कह दीजिए इसको साइटोप्लाज्म। सेल के या साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में भेजेगा। इवन न्यूक्लियस में भी भेज सकता है, समझ गया, न्यूक्लियस में भी भेज सकता है, साइटोप्लाज्म में भी फैला सकता है, समझ गया। और ये क्या करते हैं ना, देखिए ये पूरे में जाल की तरह बिछा हुआ है, समझ गए। तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसका ना ढांचा भी तैयार करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है। क्या करता है बताइए? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, समझ गए। और भी इसका बहुत सारा फंक्शन है, अगर लिखने जाए तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, समझ गए। ये सेल को इवन सपोर्ट भी देता है, समझ गए, मैकेनिकल सपोर्ट। इसको वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट होने से बचाता है, समझ गए, टीयर होने से बचाता है, क्लियर। तो क्या देगा बताइए? मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले ऑर्गेनेल्स के बारे में बातचीत करते हैं। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग अगले ऑर्गेनेल्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अगला ऑर्गेनेल्स कौन सा है वो देखिए। क्या चीज़ के बारे में बातचीत हो गया बताइए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या चीज़ का सिंथेसिस किया? प्रोटीन का और लिपिड का, समझ गए। पूरा रब कर देता हूँ, समझ गए। फिर से बनाऊंगा डायग्राम तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स है क्या चीज़ बताइए? क्या है? जल्दी कमेंट में बताओ। ER के बाद गोल्जी बॉडी, समझ गया, या गोल्जी एपरेटस भी इसको हम लोग बोल देते हैं, गोल्जी एपरेटस। ये क्या होता है वो समझिए, ठीक है। ये क्या है बताइए? न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, समझ गया। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, गायब करके पोर बना दिए, समझ गया। और यहाँ से क्या होता है बताइए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला होता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बताइए? प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करना, समझ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, समझ गए। अब मान लीजिए ये जो कोई भी चीज़ का सिक्रीशन किया, जैसे मान लीजिए प्रोटीन का सिक्रीशन किया, लिपिड्स का सिक्रीशन किया। अब मान लीजिए प्रोटीन और लिपिड को पैक करना है, पैक करके मान लीजिए कहीं भेजना है, तो जो पैक करने का काम होता है ना, वही पैक करने का काम होता है गोल्जी एपरेटस का, समझ गए। ये क्या है? गोल्जी बॉडी, समझ गए। ये क्या है? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है बताइए? सेल के अंदर का सीन। अब हम लोग स्पेशली ये जो गोल्जी बॉडी है ना, इसको थोड़ा
बड़ा करके देखते हैं नीचे में, समझ गया, बड़ा करके देखते हैं। अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसमें ना बहुत सारा ऐसा ऐसा रहेगा, समझ गया। जैसे उसमें सिस्टर्नी था ना, सिस्टर्नी तो उसका कनेक्टेड था, लेकिन इसका जो सिस्टर्नी होगा ना इस टाइप का होगा, समझ गया, क्लियर है। ये एक थैली के समान है जिसको हम बोल देते हैं, ये गोल्जी बॉडी है तो इसको क्या बोल देंगे, गोल्जी सैक्स, ठीक है, ये वाला। इसी को हम लोग नीचे बना रहे हैं, समझ गया, ऊपर जगह थोड़ा कम है, समझ गया। ये क्या है बताइए, गोल्जी सैक्स है। और इसका जो नीचे वाला फेज होता है, नीचे वाला स्ट्रक्चर, इसको ना बोला जाता है सीस फेज। क्या बोला जाता है बताइए, सीस फेज। और ऊपर वाला जो फेज होता है इसको बोला जाता है ट्रांस फेज। चलिए एक और बना देता हूँ, ये क्या है बताइए, ट्रांस फेज, समझ गया, सीस फेज और ट्रांस फेज। और सीस फेज वाले रीजन पे क्या होगा, बहुत सारा लिपिड और प्रोटीन जमा होगा जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट किया होगा, समझ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट किया होगा। और इसको जो पैक करके जब ये निकालेगा, क्या नाम है बताइए, ये गोल्जी बॉडी, तो ऊपर में जो स्ट्रक्चर सब निकलेगा वो क्या होगा बताइए, लाइसोसोम्स होगा। और क्या होगा बताइए, और क्या होगा, वैक्यूल्स भी होता है, ठीक है, समझ गया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब निकलता है, समझ गया। ऊपर वाले फेज को हम लोग ट्रांसफेज बोलते हैं, समझ गया। या ट्रांसफेज का और भी एक दूसरा नाम है, देखिए ट्रांसफेज ना एक्चुअल में सिक्रीट कर रहा है, क्या चीज़ को, पैक करके सिक्रीट कर रहा है, तो इसको हम लोग सिक्रेटरी फेज भी बोल देते हैं, समझ गया, क्योंकि यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, समझ गया। यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया, क्लियर है। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है ना, इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्क्राइब किए थे, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, किसने किया था बताइए, कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने, समझ गया, क्लियर है, कैमिलो गोल्जी ने। क्या क्या बताया, समझ में आ गया। इसका काम क्या होता है, पैक करना। ये अराइजेज कहाँ से हो रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ध्यान दीजिए, ध्यान, ये क्या है, ACR है, ये क्या है, RER, समझ गए। RER मतलब क्या है, राइबोसोम का पार्टिकल चिपका होगा, समझ गए। इसके आगे क्या होगा बताइए, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ACR। तो ये कहाँ से अराइज हो रहा है बताइए, अराइजेज फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR। ACR क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आता है सभी लोगों को या नहीं आ रहा, आना चाहिए, समझ गए। ये स्ट्रक्चर कैसा है बताइए, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको मेम्ब्रेन से घिरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, मेम्ब्रेन मतलब इसके बाहर में कवर लगा हुआ है, समझ गए। और ये जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, ये फ्लूइड भी भरा होता है इस डब्बा के अंदर, तो इसको हम लोग कई बार फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गोल्जी एपरेटस को फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, समझ गया, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, समझ गया। एक डब्बा के जैसा है, डब्बा के जैसा जिसमें फ्लूइड भरा होता है, डब्बा के जैसा जिसमें फ्लूइड भरा होता है, समझ गया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया। ये कैसा स्ट्रक्चर है बताइए, फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक रखा होगा, तो इसको हम बोल देते हैं फ्लैटेंड सिस्टर्नी, समझ गए। क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड, ये फ्लैट टाइप का आपको दिख रहा होगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टर्नी, समझ गया। एक के ऊपर क्या है बताइए, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, समझ गया, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा एक के ऊपर एक रखा हुआ, समझ गए, समझ गए। अब क्या होता है वो देखिए, जो भी मटेरियल का सिंथेसिस होता है नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ये पैक करता है। मटेरियल सिंथेसिस नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड, ठीक है। मटेरियल सिंथेसिस नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड, इसका काम है पैकिंग करना, समझ गया, इसको पैक्ड करेगा।
एंड डिस्पैच टू वेरियस पार्ट, और इसको ना भेज भी देगा दूसरे जगह पे, ठीक है। एंड डिस्पैच या डिस्पैच भी इसको पढ़ देते हैं, डिस्पैच टू वेरियस पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए सेल को जैसे देखते हो ना फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान खरीदते होगे तो क्या लिखा होता है, डिस्पैच फ्रॉम ये पोर्ट, ठीक है, ऐसा करके लिखा रहता है। सामान अगर खरीदे होइएगा तो ज़रूर देखिएगा, जो यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया मतलब भेज दिया गया है। तो वैसे ही मटेरियल सिंथेसिस नियर ईआर इज पैक, इसको पैक करेगा एंड डिस्पैच टू वेरियस पार्ट, और अलग अलग पार्ट में इसको भेज देगा। हो सकता है सेल के अंदर ही कहीं ज़रूरत हो, सेल के बाहर ज़रूरत हो, तो ये कहीं भी भेज सकता है, समझ गया। डैट इज इनसाइड या आउटसाइड द सेल, समझ गया। सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है, समझ गया, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होता है ना, इसका नाम होता है डिक्टियोसोम, ठीक है। क्या होता है बताइए, प्लांट्स में जो गोल्जी होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। कोई आपसे पूछे प्लांट के गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, समझ गया। और भी इसका काम होता है, ये क्या करता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, फ्रॉम सिंपल शुगर। चलिए मान लेते हैं आपको कहीं पे जाना है, बैग वगैरह पैक करना है, तो क्या करते होगे बताइए। जितना भी कपड़ा रहता है सबको अच्छे से फोल्ड उल्ड करके, और ये इतना सारा कपड़ा को एक छोटे से बैग में कोच देते होगे, समझ गए। ऐसा हम लोग भी क्या करते थे, इतना सारा कपड़ा को छोटे से बैग में कोच के हम लोग, मतलब जनरली कोच के ही आदमी रखता है, लेकिन आपको फोल्ड करके जब रखोगे तो और ज़्यादा रख पाओगे, समझ गए। तो वैसा ही ये भी करता है, समझ गए। ये क्या करता है, जो सिंपल मान लीजिए ये शर्ट है, तो ऐसे 20-30 शर्ट को सब फोल्ड उल्ड करके छोटा सा बैग में डाल देगा, अच्छे से अगर रखेगा तो। वैसे ही सिंपल शुगर को ये लेके कॉम्प्लेक्स शुगर बना देगा, समझ गया, पैकेजिंग करके। क्या चीज़, गोल्जी एपरेटस। यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। और भी ये काम करता है, ये देखिए फॉर्मेशन कर रहा है क्या चीज़ का, लाइसोसोम का, समझ गए। यहाँ देखिए लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। इवन वैक्यूल्स भी बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि वैक्यूल्स भी बनाता है, समझ गए। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी इसका काम होता है, ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों का सिंथेसिस करता है, ठीक है, उसमें भी मदद करता है। आप आगे जाइएगा तो पढ़िएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन करने में इसका रोल होता है। ये ना कई बार स्टोरेज भी करता है, समझ गया। ये क्या करता है, स्टोर करता है कोई भी चीज़ को। और क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाइज एंड पैक प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, मॉडिफाइज स्टोर मॉडिफाइज एंड पैक्ड प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, समझ गया। ये क्या करता है बताइए, वेसिकल्स जो है, वैक्यूल्स है, उस समय प्रोडक्ट को पैकिंग कर करके रख देता है, समझ गया, क्लियर है। स्टोर मॉडिफाइज एंड पैक्ड करता है, और क्या करता है, प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, समझ गया, वेसिकल्स में, क्लियर। ये था आपका क्या चीज़, गोल्जी एपरेटस। अब हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है बताइए, लाइसोसोम, समझ गए, ये वाला लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये ना बड़ी खतरनाक ऑर्गेनेल होता है, समझ गए। इसको हम लोग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल देते हैं। सेल के अंदर जो भी कचरा बनेगा ना भाई, कहीं भी काम करोगे कचरा बनेगा, तो कचरा को डिस्पोज करने का जिम्मेदारी मिलता है लाइसोसोम को, समझ गए। चलिए अब हेडिंग डालिए, लाइसोसोम।
बोर्ड भीग चुका है, ठीक है। हेडिंग डालिए लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, ये जो लाइसोसोम है, समझ गया, ये ना एक्चुअल में वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। जो भी सेल के अंदर कचरा बनेगा उसको बर्बाद करेगा। ये क्या है बताइए? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, समझ गए। सेल के अंदर जो भी कचरा बनेगा उसको ये साफ करेगा, समझ गए। ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सैक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड थैली होता है। क्या होता है बताइए? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ठीक है। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ थैली, दिख रहा है, थैली है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, जिसमें भरा होता है आपका क्या चीज़? फील्ड होता है डाइजेस्टिव जूस, पचाने वाला इंजाइम होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी चीज़ को पचा सकता है। जो कि बनता कहाँ है? RER में। बनता कहाँ है बताइए? ये बनता कहाँ है? RER में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलिए अब इसका मतलब अब समझिए, इसका काम क्या होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी सेल में कुछ भी गड़बड़ी होगा, मान लीजिए सेल डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम क्या करेगा ना, मान लीजिए सेल है, सेल में कुछ गड़बड़ी हो गया, सेल डैमेज हो गया, लाइसोसोम क्या करेगा? अपना डाइजेस्टिव जूस उस सेल में डाल देगा और सेल ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। क्लियर है? इसीलिए हम लोग इसको सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा, समझ गए। तो वेन सेल, जब सेल को क्या होता है बताइए? चोट लगता है, मान लीजिए किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है, वेन सेल गेट्स डैमेज, तब क्या होगा बताइए? लाइसोसोम अपना डाइजेस्टिव जूस उस सेल में डाल देगा, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम फूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि फूटेगा ही, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम फूट सकता है। एंड इंजाइम कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल, समझ गए। एंड इंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो इंजाइम होगा खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर देगा, समझ गए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं लाइसोसोम को? सो लाइसोसोम कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, समझ गया। इसीलिए इसको हम लोग सेल का सुइसाइडल बैग बोल देते हैं, समझ गया, समझ गया। या इवन सेल अपना अगर सही तरीके से काम नहीं करता है, समझ गया, सेल में जो फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो अगर अच्छे से नहीं चलता है ना, फिर भी सेल अपने आप को मार लेता है, समझ गया। व्हेन सेल गेट डैमेज, या इवन ये भी लिख दीजिए, ये भी आपके बुक में लिखा मिलेगा, समझ गया। डिस्टर्बेंस इन सेल मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है, सेल मेटाबॉलिज्म, सेल में जो फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन प्रोसेस चल रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है ना, फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन। तो सेल के अंदर कोई भी चीज़ जो फॉर्म हो रहा है और टूट रहा है, वो अगर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, देन फिर भी सेल क्या करेगा? काम तमाम कर लेगा, ठीक है, अपने ही को साफ कर लेगा। ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये एब्सेंट होता है आपके क्या चीज़ में? RBCS में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में, या रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में, समझ गए। इसको आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं फंक्शन, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर क्या है बताइए? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, फोटो जो है इसमें यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बनाए हैं ये वाला फोटो वहाँ पे लिख दीजिए। इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि सेल को पचा देता है, समझ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस किसका?
लाइसोसोम का। ये सेल को ना साफ सुथरा करने में मदद करता है। ये क्या चीज़ में मदद करता है? कीप सेल क्लीन, सेल को साफ सुथरा बना के रखने में मदद करता है। मान लीजिए सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस गया, ठीक है, मान लेते हैं सेल के अंदर इंटर कर गया कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कोई भी बाहरी पार्टिकल सेल के अंदर इंटर कर गया, तब लाइसोसोम क्या करेगा? उसको जाके खा जाएगा। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे मान लीजिए इवन बैक्टीरिया हो गया, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया सेल में इंटर कर गया, ये क्या करेगा बताइए? लाइसोसोम उस डाइजेस्टिव जूस डाल के बैक्टीरिया को पचा के मार देगा। फॉरेन पार्टिकल डेट इंटर्स द सेल, समझ गया? डेट इंटर्स द सेल, समझ गया? कैसे मारेगा बताइए? अपना डाइजेस्टिव जूस डाल के, डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के, समझ गया? वो एंजाइम डालेगा और इसका काम तमाम कर देगा, समझ गया? डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा, काम तमाम कर देगा, समझ गया? क्लियर है? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल डैश इंटर्स द सेल, उसको मार देगा पकड़ के, समझ गया? अब मान लीजिए कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स टूट जाता है, समझ गया? वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो टूट जाता है, समझ गया? कोई भी वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मान लीजिए डैमेज हो जाता है, तो ये उसको पकड़ के खा जाएगा, मतलब उसका काम तमाम कर देगा, समझ गया? इसको हम लोग बोल देते हैं साफ सुथरा करने वाला। जैसे स्कैवेंजर होता है ना, साफ सुथरा करने वाला, तो इसको हम लोग स्कैवेंजर्स ऑफ सेल बोल देते हैं, या इवन इसको गेट कीपर भी बोला जाता है, गेट कीपर्स ऑफ सेल, समझ गया? क्लियर? साफ सुथरा करने वाला, क्लियर है? या इसको हाउस कीपर बोल, नॉट गेट कीपर बोलिए, मान लीजिए इसको हाउस कीपर बोलिए। गेट कीपर जनरली घर साफ थोड़ी ना करता है अंदर जाके, हाउस कीपर घर साफ करती है, जो काम करने वाली आंटी होती है ना, वही इस सेल के अंदर साफ करने वाली आंटी होती है, समझ गया? क्लियर? अब कई बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए सेल के अंदर अकाल पड़ गया, स्टार्वेशन, मान लीजिए सेल को फूड नहीं मिल रहा है, तब ये लाइसोसोम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लाइसोसोम क्या करता है वो देखिए, लाइसोसोम्स, ठीक है? लाइसोसोम क्या करता है वो देखिए, स्टार्वेशन के केस में मान लीजिए सेल को खाना नहीं मिला, तो ये डाइजेस्ट कर देता है सेल के अंदर जो भी खाना स्टोर रहेगा उसको, ठीक है, स्टोर्ड फूड को, समझ गया? और उससे एनर्जी जनरेट करवा देगा, समझ गया? सप्लाई एनर्जी टू सेल, समझ गया? सप्लाई एनर्जी टू सेल, समझ गया? ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी, समझ गया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिए? इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? ठीक है, यहीं पर मैं इस लेक्चर को रहने देता हूँ, ठीक है? अब अगले लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे क्या चीज़ के बारे में? 3 चीज़ बच गया। क्या क्या बचा बताइए? वैक्यूल्स बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।